हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। और मैं मनोज कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर, महत्वपूर्ण विषय पर, महत्वपूर्ण कहा जाए टॉपिक पर। मध्यकालीन इतिहास, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में कुछ इतिहासकारों ने इसे एक तरीके से संज्ञा से विभूषित किया था कि यह एक मुस्लिम काल है। और वो करने वाले जो लोग थे इतिहास लेखन में अंग्रेज, यानी कि ब्रिटिशर्स ने जब भारत में इतिहास लेखन की अवधारणा विकसित की तो मध्यकाल जो काल है उसको उन्होंने मुस्लिम काल की संज्ञा दी थी। उसी तरीके से प्राचीन काल को उन्होंने हिंदू काल कहा था, ठीक है ना, और अपने पीरियड को यानी कि आधुनिक काल को उन्होंने आधुनिक कहा था। हमने उस बात को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक संदर्भ में उसको चर्चा की है। और आज हम उसी संदर्भ में, उस पूरे पीरियड में जहां से इस्लामिक लोग आते हैं, यानी मुस्लिम लोग आते हैं, भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार करते हैं और अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, उस पर हम लोग पिछली कई क्लासों से चर्चा कर रहे हैं। इसे हम लोगों ने मध्यकाल कहा है। मध्यकाल यानी कि सामंती विशेषताओं वाला काल है, जो मैंने आप लोगों को सारी चर्चा मैंने की है। तो उस पीरियड में हमने जो पिछली क्लास की है उसमें स्थापत्य कला, कला संस्कृति के संदर्भ में हमने देखा था। आज हम बात करने वाले हैं चित्रकला को लेकर के। ध्यान रखिएगा, चित्रकला यानी कि हम बात करेंगे किस पीरियड में? दिल्ली सल्तनत में। बात करेंगे चित्रकला की मुगल काल में। लेकिन उन सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि आखिर दिल्ली सल्तनत में चित्रकला का विकास नहीं हुआ और मुगल काल में हुआ। तो बात यह उठती है कि आखिर दिल्ली सल्तनत में चित्रकला का विकास क्यों नहीं हुआ? क्या ये शासक उस चित्रकला में रुचि नहीं रखते थे या कोई और कारण था? तो आज का जो हमारा विषय है वो यही है कि आखिर दिल्ली सल्तनत में चित्रकला का विकास क्यों नहीं हुआ। अर्थात उस समय जो बात कही गई उसमें एक सबसे बड़ी बात थी, ये थी कि चित्रकला को इस्लाम में वर्जित माना गया है। इस्लाम ने चित्रकला पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। और इसी अवधारणा को मुगल काल के अंतिम जो महान अंतिम कह लीजिए कि जो बड़ा शासक है औरंगजेब, उसने भी चित्रकला पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी और लगाया भी था। इसलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या इस्लाम में चित्रकला निषिद्ध है, और है तो क्यों है, और अगर है तो फिर मुगल शासकों ने चित्रकला का विकास कैसे किया। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर हम लोग चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में चित्रकला, खासकर मध्यकाल में चित्रकला का विकास किस स्तर पर हुआ और इस्लाम से इसका क्या संबंध है और किस तरीके से संबंध है, और अलग अलग काल में यह चित्रकला कैसे कैसे विकसित हुई। तो दोस्तों, सभी लोग फिर से जुड़ जाइए। सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास हम लोग बात करेंगे मध्यकाल में चित्रकला को लेकर के, और आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन दे देता हूं। ध्यान रखिएगा, मध्यकालीन इतिहास की जो क्लास होती है वो आपकी मंडे टू थर्सडे शाम को 5 बजे से होती है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। आइए, आपके 4 दिन आपके मध्यकालीन इतिहास के हैं, और उसके बाद फ्राइडे, सैटरडे और संडे ये आपकी ब्रत सर आप लोगों की क्लास लेते हैं मॉडर्न इंडिया की। ओके, तो इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, टाइम सेम रहता है, क्लास आपकी यही रहेगी। तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं इस मुद्दे पर बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इस पीरियड में आपकी चित्रकला का विकास होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मध्यकाल में चित्रकला, इसको हम देखें तो मध्यकाल में चित्रकला को समझने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि भारतीय चित्रकला की विशेषताएं क्या है, और फिर हम देखेंगे कि मध्यकाल में चित्रकला किन किन पीरियड में विकसित हुई और उसकी विशेषताएं क्या है। यानी कि मध्यकाल की चित्रकला की विशेषताएं भी हमको जाननी है, और दिल्ली सल्तनत, मुगल और राजपूत शैली की चित्रकला भारत में विकसित होते हुए दिखाई देती है। लेकिन आपको एक चीज आपको बता दूं, समझ लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें जानने की कोशिश कीजिए कि चित्रकला
हमारे कला संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है। कला संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है और इसमें हम सोचिए कि 3 से 4 तरह की चित्रकला की हम चर्चा करते हैं। एक, अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में जो चित्रकला है वो है मोस्टली भित्ति चित्रकला। भित्ति चित्रकला बोले तो आपके दीवारों पर, पत्थर की दीवारों पर या मंदिर की दीवारों पर, गुफाओं की दीवारों पर, कहीं पर भी उन चित्रों का अंकन किया गया। उस समय के जो कलाकार थे या उस समय के जो लोग थे जो चित्र बनाते थे वो दीवारों पर ज्यादा चित्र बनाते थे, इसलिए इसको भित्ति चित्र कहा गया। ठीक है ना, यानी कि इसका ब्रेन वॉश थोड़ा सा बड़ा होता था। ठीक है ना। दूसरा, अगर हम बात करें मध्यकाल में, तो मध्यकाल में यह चित्रकला जो है सूक्ष्म चित्रकला के रूप में विकसित हुई। सूक्ष्म चित्रकला यानी कि कपड़े पर, कागजों पर, कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों पर, उन पर चित्रकला का विकास ज्यादा हुआ। इसको हम कहते हैं मिनिएचर पेंटिंग। कौन सी? मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। मिनिएचर, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें आधुनिक काल में, तो आधुनिक काल में भी यही चित्रकला इसी तरीके से चलती रही। आधुनिक काल में भी इसी तरीके से चित्रकला चलती रही, लेकिन इसके आगे चल करके एक रूप और उभर के सामने आया जिसे हम कहते हैं लोक चित्रकला। वो भित्ति चित्रकला भी है, मिनिएचर भी है, दोनों का एक रूप है और जो इन सबके बिल्कुल अलग भारत में विकसित हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं? लोक चित्रकला। यानी कि गांव के लोगों ने अपने यहां इसको विकसित किया बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से। ध्यान रखना, अपने स्वदेशी प्रकार से इसको विकसित किया है और अपने कला संस्कृति के संदर्भ में इसको डेवलप किया है। ध्यान रखना। तो इस तरीके से ये चित्रकला के विभिन्न रूप हैं और चित्रकला, सोचिए, मनुष्य ने पाषाण काल से इसका विकास शुरू किया है। आपने देखा होगा भीमबेटका की गुफाओं में प्राचीन काल के चित्र मिले हैं शिकार करते हुए के। वहां से भारतीय इतिहास, क्या दुनिया के इतिहास में इसी तरह पाषाण काल से ही चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है। ठीक। लेकिन अगर हम बात करें कि आखिर मध्यकाल में चित्रकला कैसी थी कैसी नहीं थी, तो इसके बारे में मैंने आपको कहा था कि हम पहले जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय चित्रकला की विशेषताएं क्या हैं। तब हम जानेंगे कि मध्यकाल में इनमें किन किन चीजों का परिवर्तन हुआ और क्या परिवर्तन नहीं हुआ, फिर इस्लाम ने इसको कैसे अपनाया और किस प्रकार से इसको रिफ्यूज किया, यानी कि इसको दूर किया। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये क्लियर नहीं है तो समस्या आएगी। तो सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जो चित्रकला है उसकी विशेषता है। अगर हम बात करें तो भारतीय चित्रकला के संदर्भ में दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सा चित्रकला के संदर्भ में चीजें हैं, बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि भारतीय चित्रकला की जो विशेषता है, नंबर 1, पहली तो है उसके आदर्शवाद को अपनाते हुए, यानी कि यथार्थ के विषयों पर कोई चित्र नहीं है। किस पर है? आदर्शवाद, यानी अच्छी अच्छी चीजों में। जैसे हमारे भगवान के फोटो आप देखेंगे तो भगवान के फोटो हमेशा एक जैसे, बहुत सुंदर, बिल्कुल क्लीन शेव, ठीक है ना, शरीर से बिल्कुल मतलब सुडौल एकदम, उस तरह के भगवान के चित्रों का अंकन शुरू से हुआ। इसका मतलब है आदर्शवाद भी है और दूसरा, इनमें भारत में हमेशा धार्मिक चित्रों का अंकन ज्यादा हुआ है। आदर्शवादी और धार्मिक चित्र सबसे ज्यादा अंकन इनका हुआ है। ठीक। तीसरी चीज जो है, इसमें पर्यावरण पर विशेष बल दिया गया। पर्यावरण पर बल दिया गया है, यानी कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन सब का, जैसे भगवान कृष्ण है, राधा है,
अगर वो उनका कोई चित्र है तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके साइड में, उनके पास में गाय चरते हुए, राधा कृष्ण बांसुरी बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। वहां पर गाय आपकी चारा चर रही हैं। इस तरह के जो सीन है, और सामने नदी का झरना है, पशु पक्षी इधर उधर हैं, उड़ रहे हैं। तो इस तरह के चित्रों का अंकन किया गया। ये भारतीय संस्कृति की अपनी विशेषता है, ठीक है ना, एक चीज। दूसरा इसमें देखेंगे, चौथी चीज एक और भी है, और वो ये है कि इनमें चित्रों पर कलाकार का कोई नाम नहीं होता। कलाकार का कोई नाम नहीं, चित्र बना दिए और कला को खत्म कर दिया, भाई किसने बनाया कोई मतलब नहीं। ये सारी चीजें, ठीक। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो उसमें कुछ अन्य धार्मिक प्रतीकों का भी उपयोग किया जाता है। धार्मिक प्रतीक चिन्हों का प्रयोग, उनका भी चित्रों का अंकन होता है। जैसे शंख हुआ, घंटियां हुई, शंख, घंटी, चक्र, स्वास्तिक, इस प्रकार के चित्रों का, इस प्रकार के प्रतीक चिन्हों का भी अंकन होता रहा है, ठीक है ना। ये 4-5 तरह की भारतीय चित्रकला की विशेषता है जिनको ये दीवारों पर उकेरते हैं। बाकी तो विषय तो जो है सो है ही है। विषय मोस्टली विषय कैसे हैं, धार्मिक हैं। धार्मिक के साथ साथ गैर धार्मिक भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन मुख्यतः कौन से हैं, धार्मिक। यानी कि इंसान, देवी देवता, इन सब के चित्रों का अंकन ज्यादा है, ठीक। अब इसी संदर्भ में देखा जाए तो अब आप समझ लीजिए, आपको जो मैं बताने जा रहा हूं इसी के कंपेटिवली इधर देखेंगे तो इस्लाम में मूर्ति पूजा वर्जित है, ठीक है ना। वैसे ही बुत सिकन कहलाते हैं। इस्लाम में इन सब चीजों को मना किया गया है। खुदा का कोई रूप नहीं है, उसकी पूजा हो नहीं सकती, उसकी वर्शिप नहीं हो सकती। तो इस तरीके से जो भारतीय परंपरा की जो चीजें हैं और अन्य परंपरा की जहां पर भी चित्रों का अंकन होता है, वहां पर इस तरह की चीजों को इस्लाम में मना है। अब बात आती है कि इस्लाम में इन सब चीजों के लिए क्यों मना किया गया है। सोचिएगा, इस्लाम एक तो सबसे बड़ी चीज है कि वो अपने रूढ़िवादिता को लेकर के ज्यादा सख्त है कि उसके जो विचार है, जो नियम है, जो सारी परंपराएं हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक दूसरा, अगर हम देखेंगे तो यहां पर देखिएगा, आपको मैं बता देता हूं, इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं है। तो मूर्ति पूजा नहीं है, तो इसीलिए किसी भी देवी देवता का चित्र पूजा भी संभव नहीं है। बात समझिएगा, तो किसी भी देवी देवता का चित्र की पूजा भी संभव नहीं। तो यह उसमें वर्जित है। क्यों वर्जित है? क्योंकि इस्लाम में ईश्वर का, खुदा का कोई अवतार है ही नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं है। खुदा एक है, वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सब कुछ है, वही दुनिया को संचालित करता है, वही सब कुछ है, जो भी है वही खुदा है। मेरी बात समझिएगा। तो इस तरीके से इन सब चीजों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो मूर्ति पूजा और ये सब नहीं है। अब तीसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, इसमें चित्रकला पर भी प्रतिबंध लगाया गया। बोले चित्रकला भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि दुनिया का निर्माता खुदा है, क्रिएचर एक है, यानी कि एकमात्र शक्ति कौन है? खुदा, यानी कि अल्लाह, ठीक। उसने पूरी दुनिया को बनाया है, पूरी दुनिया का निर्माण उसने किया है, ठीक। समझिएगा। तो ऐसी स्थिति में उसकी बनाई हुई जो कृति है, उसके बनाए हुए जो जीव हैं, उसके बनाए हुए जो कुछ भी है, उसको अगर आप बनाते हैं तो ये मंजूर नहीं है। यानी कि उसको आप नहीं बना सकते। या आप बनाते हैं तो इसका मतलब यह है
कि आप खुदा की बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इसमें कहा गया है, आप किसी भी ऐसी चीज का चित्र नहीं बना सकते जिसमें जीवन है। जीवन युक्त किसी भी जीव का चित्रांकन संभव नहीं है, यह समझ लीजिए। इसीलिए ना तो किसी पेड़ पौधे का, ना किसी जीव जंतु का, ना किसी मनुष्य का, किसी का कोई चित्र आप नहीं बना सकते, क्योंकि यह इस्लाम के विरुद्ध है। आज आप उसका चित्र बनाएंगे, कल उसमें जीवन डालने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब है आप खुदा के बराबर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यह इस्लाम में माना गया है। इसीलिए इस्लाम के अनुसार चित्रकला प्रतिबंधित है, चित्रकला निषिद्ध है। अब बात आती है, तो क्या पूरी तरह से चित्रकला निषिद्ध है? नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, चित्रकला इस्लाम में पूरी तरह निषिद्ध नहीं है। ध्यान रखिएगा, इस्लाम में चित्रकला में केवल जीव जंतु, ध्यान रखिएगा, पशु पक्षी, मनुष्य, इन सब का चित्रांकन वर्जित है। ध्यान रखना, इन सब का चित्रांकन वर्जित माना गया है, इनको वरीयता नहीं दी गई। लेकिन यहीं पर ध्यान रखिएगा, इसमें अगर हम चर्चा करें तो इसल में सोचिएगा, जो ज्यामितीय संरचनाएं हैं, ज्यामितीय संरचनाएं आप उनको बना सकते हैं। आप रेक्टेंगल बनाइए, ठीक है ना, त्रिकोण बनाइए, या कोई भी डिजाइन बनाइए जिसमें जीवन नहीं है, उसको आप बना सकते हैं। यानी कि किसी प्रकार की अन्य डिजाइन आप बना सकते हैं, वो कोई परेशानी नहीं। आप अच्छी अच्छी बातों का सुलेख कर सकते हैं। सुलेख यानी अरवस्क, यानी कि अच्छे राइटिंग में कैलीग्राफी, वो कर सकते हैं। यानी आप अपने घर को, अपनी बिल्डिंग को, किसी दीवार को, किसी भी चीज को अच्छे अच्छे राइटिंग में किसी अच्छी बात को लिख करके रख सकते हैं। और आज अगर आप देखेंगे तो इसी तरह की चीजें आपको हर मुस्लिम के घर में दिखाई देंगी। उसमें अच्छी बातें लिखी हुई, कुरान की बातें या किसी भी हदीस की, इज्मा, कयास, जो भी अच्छी बातें हैं उनको लिख करके उन्होंने अपने घर में टांगा हुआ है, लेकिन किसी देवी देवता का चित्र नहीं। हालांकि आज थोड़ा सा परिवर्तन आ चुका है, तो इनको है, इसलिए इन सारी चीजों को उन्होंने स्थापत्य में इस्तेमाल किया है। चाहे ताजमहल हो या कोई और बिल्डिंग हो, वहां पर इसके माध्यम से उनको सजाने की कोशिश की है। अर्थात इनका उपयोग किस लिए हुआ है? अलंकरण के लिए, अलंकरण के लिए। तो बात समझ में आ गई कि इस्लाम में इन सब चीजों के लिए क्यों मना है। दोस्तों यह बहुत बड़ा कारण है, इसीलिए इस पर मना किया गया। समझ में आ गया? ठीक। अब बात आती है कि अगर इस्लाम में मना है तो फिर मुगल भी तो इस्लाम में विश्वास करते हैं, और भी लोग तो विश्वास करते हैं, तो उन्होंने चित्र कैसे बनाए? उन्होंने भी तो सोचिए, शाहजहां, अकबर, बाबर, जितने भी लोग हैं, इन सब लोगों ने चित्र बनवाए, और सबके इंसानों के चित्र हैं, अपने खुद के बनवाए। तो फिर इनकी सोच और विचार में अंतर कैसे आ गया? यही तो समझना है कि क्या है और कैसे है। ऐसे देखा जाए तो खुदा की इबादत के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बात करते हैं। अब आ जाइए इसमें। तो मध्यकाल में चित्रकला हम जो देख रहे हैं, ये देखिए, मध्यकाल में चित्रकला, ठीक। और मध्यकाल में चित्रकला, मैंने कहा, इस्लाम में वर्जित है। ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत के अधिकांश सुल्तान सोचिए, खलीफाओं से क्या लेते हैं? खिलात पत्र प्राप्त करते हैं। खिलत पत्र यानी कि उनसे मंजूरी लेते हैं, ठीक। और इनमें से अधिकांश सुल्तानों की कभी भी खलीफाओं को
चुनौती पेश नहीं की। तीसरे, अधिकांश जो सुल्तान हैं वो मोस्टली कट्टर सुन्नी हैं, रूढ़िवादी हैं। कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो अधिकांशतः, जैसे आपका मोहम्मद बिन तुगलक को छोड़ दीजिए, अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ दीजिए, तो एक आध दो लोगों को अगर आप छोड़ देंगे तो समझ लीजिए बाकी सब कैसे हैं, कट्टरपंथी हैं, रूढ़िवादी हैं, इस्लाम में खलीफा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं है, अपने समुदाय के लोगों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं है। और तो और छोड़ दीजिए, अधिकांश सुल्तानों ने, सोचिए, अधिकांश सुल्तानों ने मंदिर तोड़े, मंदिरों को तोड़ा। किस लिए? इस्लाम को खुश रखने के लिए। मंदिरों की मूर्तियों को उठा करके उन्होंने कहां फेंक दिया? मक्का मदीना की सीढ़ियों पर, जिससे लोग उनके पैरों से कुचल के जा सके। सोचना, अपने मस्जिद की मकबरे की सीढ़ियों में उनको लगा दिया जिससे लोग उन पर पैर रखे जाएं। यानी उन्होंने हमारे हिंदू धर्म की परंपराओं को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की। इसीलिए ध्यान रखिएगा, यही वजह है कि दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान हैं वो इस्लाम के विरुद्ध नहीं जा सके। दूसरा, ये इन लोगों ने सूफी संतों को भी बहुत नहीं माना, लेकिन उतना नहीं। अब मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था, सूफी संत, सूफी उदार इस्लाम की परंपरा को दर्शाते हैं। किसको? उदार इस्लाम की परंपरा को। यस, इसी वजह से उन्होंने इस्लाम के कट्टरपंथ को बहुत सरल तरीके से आगे बढ़ाया और कट्टरपंथ को हटा दिया और लोगों के बीच में फैलाने की कोशिश की। उसके माध्यम से उन्होंने हिंदू और मुस्लिम संस्कृति को एक लाने की कोशिश की। इसी वजह से इन सूफी संतों पर जो प्रभाव है वो किसका है? शिया लोगों का। और शिया तुलनात्मक रूप से कैसे हैं? उदार हैं। और शिया संप्रदाय का विकास कहां हुआ? ईरान में। ध्यान रखना। तो इस वजह से दिल्ली सल्तनत के शासक सूफी संतों को बहुत ज्यादा मान्यता नहीं दे पाए। कुछ एक दिया, ऐसा नहीं है कि सूफी संत इन्हीं के साथ आए थे, लेकिन इनको मान्यता इन्होंने नहीं दिया। सब के सब सुल्तान किससे परमिशन ले रहे हैं? खलीफा से। तो इसलिए दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान हैं वो सब के सब कैसे हैं? कट्टरपंथी। और कट्टरपंथी हैं तो इस्लाम के विरुद्ध नहीं जा सकते। इसीलिए इन शासकों ने, सोचिए, चित्रकला को बहुत बढ़ावा नहीं दिया। ध्यान रखना, अपने दरबार में तो बिल्कुल भी नहीं। जो थोड़ी बहुत चित्रकला दिल्ली सल्तनत में विकसित हुई तो वो अपने व्यक्तिगत रूप से हुई थी। जो उस समय के एक आध दो चित्रकार मिलते हैं, उन्होंने अपने पर्सनली कुछ चित्रों को बनाने की कोशिश की थी। अन्यथा इन शासकों ने कभी भी दिल्ली सल्तनत में चित्रकला को बढ़ावा नहीं दिया। यही वजह है कि दिल्ली सल्तनत में चित्रकला बिल्कुल भी विकसित नहीं हुई। एवरीबॉडी, इट इज क्लियर? समझ में आ गया? तो क्यों नहीं विकसित हुई, ये मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है। क्लियर हो गया? अब आते हैं इसके बाद, तो फिर चित्रकला का विकास कहां हुआ, कैसे हुआ? ऐसा नहीं कि दिल्ली सल्तनत में चित्रकला बिल्कुल विकसित ना हुई हो। दिल्ली सल्तनत में चित्रकला थोड़ी बहुत विकसित हुई थी, वो भी सूफी संतों के प्रभाव की वजह से, थोड़ा बहुत। बाकी केवल सुलेख कर सकते हो, अरवस्क में आप लिख सकते हो। बात समझिए, ज्यामिति संरचनाओं से अपने घर की दीवारों को सजा सकते हो, लेकिन किसी भी जीव जंतु, किसी भी इंसान का, किसी भी जीवन युक्त वाले व्यक्ति का आप चित्र नहीं बना सकते, क्योंकि इस्लाम की मान्यताओं के खिलाफ है, क्योंकि इसमें किसी भी जीवित व्यक्ति की पूजा संभव नहीं है। समझिए। दूसरा, आप किसी भी जीवित व्यक्ति को, जिसको निर्माण खुदा ने किया, उसकी आप बराबरी नहीं कर सकते। तो दो चीजें, किसी भी जीवित व्यक्ति की पूजा का कंसेप्ट नहीं है और मृत व्यक्ति का भी नहीं है।
ध्यान रखना। इसीलिए ध्यान रखना, जो कट्टर सुन्नी लोग हैं वो कभी भी किसी की भी कब्र मकबरे को सोचिए बनाने में विश्वास नहीं करते। वो चाहते हैं कि उसकी कब्र को ऐसे ही दफना करके छोड़ दिया जाए। मकबरा बनाएंगे, ऊपर बिल्डिंग बनवाएंगे, तो कल को लोग फिर उस पर पूजा करने आएंगे, प्रतीक बन जाएगा। इसलिए उसका भी मना किया गया है हकीकत में देखा जाए तो। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने इस परंपरा को तोड़ दिया और धीरे धीरे मकबरा बनाना शुरू कर दिया। हालांकि इस्लाम के नियमों के विरुद्ध वो भी है तथाकथित तौर पर, ध्यान रखिएगा। तो चित्रकला तो बहुत दूर की बात है, क्लियर। लेकिन बाद में जैसे जैसे इस्लाम आगे बढ़ता चला गया, भारतीय परिवेश में आता चला गया, तो वैसे वैसे इस सब चीजों में सूफी संतों का भी प्रभाव पड़ा और उन्होंने चीजों को बदलना शुरू किया। ठीक है, चलिए अब इसमें हम देखें तो सबसे पहली चीज कि मुगल चित्रकला का विकास कैसे कैसे हुआ उस पर हम आएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सूचना है वो आप समझ लीजिए कि आप लोगों के लिए जो पीटीवाई बैच, सेकंड इवनिंग बैच सेकंड हमने लॉन्च किया था हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में, दोस्तों ध्यान रखिएगा, उसके एडमिशन की अंतिम तिथि 31 जुलाई, यानी कि आपके पास सिर्फ एक सप्ताह और बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक सप्ताह। इस सप्ताह में आप एडमिशन ले लेते हैं तो यह बैच शाम को 6 बजे शुरू हुआ है, उसमें आप लोगों को बेनिफिट मिल जाएगा और एमके लाइव कोड इस्तेमाल करने पर आपको फीस मिलेगी मात्र 29,999 रुपए। ध्यान रखना, इतने में आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिलेंगी। टारगेट 2024 आपको मिलेगा, 2024 में आपको टारगेट करना है। सिलेक्शन दिलवाने के लिए हम पूरा टीम आपके साथ जी जान से लगी हुई है। इसमें हम लोगों ने कई सारी चीजें अपनाई हैं। एक, हमने पहला तो ये 4 स्टेप में आपके लिए पूरी रणनीति बनाई है। पहले स्टेप में जनवरी से पहले फाउंडेशन आपका पूरा तैयार करेंगे, ठीक। उसके बाद जनवरी से लेकर मई तक आपकी प्रारंभिक परीक्षा पर अलग से फोकस किया जाएगा, ठीक है ना, जिसमें जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूड होगा। तीसरी स्टेज में हम जाएंगे जून से लेकर के सितंबर 2024 तक, उसमें हम बात करेंगे मुख्य परीक्षा पर। और मुख्य परीक्षा के लिए हमने मुख्य परीक्षा आवासीय कार्यक्रम की रचना की है आप लोगों के लिए, यानी कि इतने ही फीस में आप लोगों को जो सभी छात्र प्रारंभिक परीक्षा क्लियर करेंगे उनको हम अपने दिल्ली प्रमाइस पर बुलाएंगे। आपके रहने खाने की व्यवस्था इंस्टीट्यूट की तरफ से होगी 4 महीने तक। हम आपको पूरा का पूरा कक्षाएं उपलब्ध कराएंगे, आवास उपलब्ध कराएंगे और इसका कोई शुल्क अलग से लिया नहीं जाएगा। और पूरी की पूरी टीम, हम लोग सभी फैकल्टी मेंबर्स प्लस मेंटर्स, सब कुछ आपके साथ दिन रात मेहनत करके आपके सिलेक्शन की तरफ आपको लेकर के चलेंगे। यस, और उसमें टारगेट ये होगा कि हम जीएस में आपको कम से कम 50% तक नंबर ले जाने की आपकी कोशिश करें। ध्यान रखना, मात्र 29,999 रुपए में। इसमें आप लोगों को सोचिए मेंटरशिप, यानी कि पर्सनल मेंटरशिप। आपको जब कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज हो, आप पूछ सकते हैं और कॉल कर सकते हैं जब भी कोई डाउट हो। और क्या चाहिए यार, बिना मेंटरशिप के सिलेक्शन पॉसिबल है? लेक्चर के नोट्स 2 तरह के, एक आपको प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा, बुक्स मिलेंगी, ठीक है ना, वो मिलेगा, प्लस आपको डेली क्लास के नोट्स आपको मिलेंगे। जो हम क्लास में पढ़ाते हैं वही क्लास के नोट्स आपको हैंड रिटन फॉर्म में आपको मिल रहे हैं। आप अपना सीधा सीधा पढ़ाई पर फोकस करिए, सीधा सीधा पढ़ाई पर फोकस करिए, ठीक है ना। लाइव क्लास मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी और मुख्य परीक्षा आवासीय कार्यक्रम तो है ही। तो ये सारी चीजें आपके इस प्रोग्राम में है, समझिएगा। और चौथा जो स्टेज है इसमें जाकर के वो फिर इंटरव्यू का है, जिसमें हम लोग सभी आईएएस अधिकारियों के साथ, जो रिटायर्ड हमारे आईएएस अधिकारी हैं, वो सब आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में वर्क करेंगे अक्टूबर से ही। ऐसा नहीं कि प्रारंभ मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद 15 दिन के लिए आपके साथ काम करेंगे, नहीं दोस्तों। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका समझ लीजिए अक्टूबर से ही शुरू होगा। और वो 10-15 दिन का कार्यक्रम नहीं होता, बल्कि हम शुरुआत से ही उसको लेकर के चलते हैं, जिससे कि आपको कभी भी मेरी तरह यूपीएससी से इंटरव्यू से वापस ना आना पड़े। जैसे मैं 3 बार इंटरव्यू से वापस लौटा, सोचिएगा। हम नहीं चाहते कि आप लोग इस तरह से वापस लौटे खाली हाथ। तो ये हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को आप प्रॉपर तरीके से ज्वाइन करिए। रियली में आपका सिलेक्शन 2024 में, बस आपको सही दिशा की जरूरत है, सही गाइडेंस की जरूरत है। आप मेहनती हैं, आप जरूर करेंगे बस। और इसमें हम सब लोग व्यक्तिगत रूप से आपके साथ जुड़े हुए हैं और जिन लोगों को मुझ पर भरोसा है
सारी चीजें हैं, तो आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। मैं आपको टेलीग्राम चैनल और सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा मैं। ओके, टेंशन मत लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं मध्यकाल में चित्रकला, यानी कि मुगल काल में चित्रकला। अब बात आती है कि मुगलों ने चित्रकला को क्यों विकसित किया, कैसे विकसित किया। तो ध्यान रखिएगा, मुगल काल में चित्रकला बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सबके समय में चित्रकला का विकास हुआ। केवल औरंगजेब ने चित्रकला पर प्रतिबंध लगाया था, वो भी अपने शासनकाल के मध्य में जाकर के, वरना स्टार्टिंग में तो चित्रकला वो खुद भी बढ़ावा देता है। और सबसे ज्यादा चित्रकला पर किताबें भी उसी के समय में लिखी गई हैं, बनाई गई हैं, चित्रकला, संगीत कला पर, सोचिएगा। तो इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन बात यह आती है कि आखिर मुगलों ने चित्रकला को क्यों विकसित किया। बस ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, ठीक है ना। तो इस पर हम पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद हम एक एक चित्रकार, एक एक शासक के काल में कौन कौन सी चित्रकला, कौन कौन से कलाकार हैं, कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या विकसित किया था, कैसी उनकी पेंटिंग्स थी, उन सब पर चर्चा करेंगे। पहले हम जानेंगे मुगल काल में चित्रकला आखिर इन्होंने क्यों माना। देखिए, इन्होंने चित्रकला को क्यों बढ़ावा दिया, उसके पीछे कारण है। पहली बात, ये खलीफा में विश्वास नहीं रखते, इसलिए उन्होंने कभी भी खलीफा से अपने लिए खिलत पत्र प्राप्त नहीं किया, अपने लिए सनद पत्र प्राप्त नहीं किया। बोले कि हम खलीफा के बराबर है, हम खुद शासक हैं। खलीफा कौन है? पैगंबर को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, उनकी बताई हुई बातों को मानते हैं, लेकिन खलीफा को नहीं मानते, क्योंकि खलीफा तो बदलते रहते हैं, उनके विचार बदलते रहते हैं। बोले कि ये हम विश्वास नहीं करते। ओके, दूसरी चीज, मुगल काल में इन पर सूफी संतों का बहुत प्रभाव है, सूफी संतों पर प्रभाव, ठीक, चाहे वो बाबर हो, अकबर हो, हुमायूं हो या कोई भी हो। सोचिएगा, हुमायूं अपने जीवन में लगभग 15 वर्ष, सोचिएगा, ईरान में रहा, और ईरान में कौन है? शिया, और शिया कैसे हैं? उदार। और ईरान, सोचिए, उस समय चित्रकला का प्रसिद्ध केंद्र था। और सोचिए, जब हुमायूं वहां से वापस लौटा तो अपने साथ 2 प्रसिद्ध चित्रकारों को भी लेकर लौटा, ये समझ लीजिए। तो सूफी संतों का प्रभाव है, हुमायूं खुद ईरान में रहा और चित्रकारों को लेकर के आया। अब जब वो लेकर के आया तो स्वाभाविक सी बात है, अकबर पर भी उसका प्रभाव है, ठीक। इसमें इन सब लोगों का मानना क्या है कि चित्रकला, बोले कि इस्लाम के नियम के विरुद्ध नहीं है, बल्कि खुदा को और खुदा की बनाई हुई इस इनायत को समझने का माध्यम है, यानी कि खुदा और उसकी बनाई दुनिया को समझने का माध्यम है। समझने का माध्यम है, यानी कि हम जो चित्र बनाते हैं, चाहे किसी का भी हो, उसमें हमें ऐसा लगता है जैसे खुदा की बनी हुई प्रकृति का हम चित्र बना रहे हैं, और इसका मतलब है हम उसके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसकी बराबरी कर रहे हैं, बल्कि इसके माध्यम से हम उसको अपने समीप और ज्यादा मान रहे हैं, हम उसके और निकट जा रहे हैं, उसमें और ज्यादा विश्वास हो रहा है। तो यह है इनकी सोच का अंतर। इसलिए एक तो ये शक्तिशाली थे, दूसरा इन्होंने खलीफा को मानना बंद कर दिया, दूसरा सूफी संतों की उदार परंपरा का प्रभाव है, इनके विचार बदले हुए हैं। इसलिए इन्होंने ना तो सुल्तान का पद धारण किया और ना ही, सोचिएगा, इन्होंने खलीफा को माना। इसलिए खुद क्या कहा, अपने आप को बादशाह कहा इन्होंने, बादशाह। ओके, बात क्लियर, समझिएगा। तो ये सारी चीजें इन्होंने की है। तो चित्रकला को क्या माना? खुदा एवं उसकी बनाई हुई दुनिया को समझने का एक माध्यम बताया। बोले हम जितना इसको बनाते हैं, खुदा के और ज्यादा नजदीक जाते हैं। इसलिए इन सारे चीजों के बिहाफ पर इन्होंने चित्रकला को भी बढ़ावा दिया, साथ के साथ सोचिए
संगीत को भी बढ़ावा दिया, ठीक है ना, को बढ़ावा, इन दोनों को इन्होंने बढ़ावा दिया है। इसका मतलब हो गया कि ये मुगल लोग हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये रूढ़िवादी नहीं है। ये कैसे हैं? उदार हैं, ठीक है ना, प्रगतिवादी हैं, प्रगतिशील हैं कह सकते हैं, क्योंकि परंपरा की रूढ़िवादी चीजों को ये छोड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। ओके, क्लियर है ये चीज। अब बात आती है इसके बाद कि आखिर फिर इन्होंने किस किस तरह की चीजों को बढ़ावा दिया, इनकी विशेषताएं क्या है, तो उसको और देख लीजिए, तो उसके बाद आराम से आप कर सकते हैं। मुगल काल की चित्रकला की विशेषताएं ध्यान रखिएगा। पहली बात तो इन्होंने कोई भी धार्मिक चित्र नहीं बनाया, धार्मिक चित्र नहीं बनाया। बोले कि धार्मिक चित्र नहीं, ध्यान रखना, इन लोगों ने किसी प्रकार के धार्मिक चित्र को विकसित नहीं होने दिया। बोले कि धार्मिक नहीं, तो कैसा? बोले गैर धार्मिक, बोले वो आप बनाइए, चाहे पशु का बनाइए, पक्षी का बनाइए, इंसान का बनाइए, मेरा बनाइए, किसी का भी बनाइए, गैर धार्मिक चित्र। विशेष तौर पर इन्होंने राजनीतिक चित्र ज्यादा बनाए, राजनीतिक चित्र, यानी कि स्वयं के या अपने पूर्वजों के, स्वयं के या अपने पूर्वजों के चित्र बनाए, किताबों का चित्रांकन किया। विशेष तौर पर इन्होंने अपनी पुस्तकों का चित्रांकन किया है, यानी कि अपनी जो किताबें लिखी थी या अपने समय में जो किताबें लिखी गई, उन सारी किताबों का चित्रांकन किया गया। क्लियर है? ठीक। चौथी चीज यह है कि यह पूरी तरह से राजकीय संगठित कला से संबंधित है, कला है राजकीय, यानी राजा ने संरक्षण दिया है और संगठित रूप से है। इसको आम जनता ने विकसित नहीं किया है, बल्कि इन्होंने बाकायदा पेंटिंग स्कूल खोल करके चित्रकारों को भर्ती किया और फिर उनको चित्रकला सिखाई भी और उनसे चित्र बनवाए भी। ऐसा नहीं कि सभी चित्रकारों को वैसे ही इकट्ठा कर लिया, जी नहीं, बल्कि उनको सिखाने के लिए स्कूल भी खोले कि जिनके अंदर थोड़ी बहुत कला है वो सीख सकते हैं यहां करके, ठीक है ना। एक, इन्होंने सबसे अधिक जो चित्र बनाए हैं, इन्होंने लघु चित्रकला को बढ़ावा दिया है, लघु चित्रकला को विशेष तौर पर बढ़ावा दिया है। ये इनकी विशेषता है, लघु चित्रकला, मिनिएचर पेंटिंग। ओके, ठीक, ये हो गया। और इसके अलावा एक चीज और है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो है आपके छवि चित्र। छवि चित्र यानी पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट यानी कि अपने चित्र बनवाना, किसी भी महिला के चित्र बनवाना, अपने जान पहचान के लोगों के चित्र बनाना, अपने दरबार के लोगों के चित्र बनवाना। पोर्ट्रेट यानी मेरा एक फोटो खींच दीजिए, पासपोर्ट की तरह कहते हैं ना, पासपोर्ट साइज फोटो मेरा अपना खींच दो, जिसे आज हम क्या कहते हैं, सेल्फी। यस, उसी तरीके के बोले हमारे चित्र बनाओ। ये सब चित्र उन्होंने बनाने की कोशिश की। देखेंगे तो एग्जाम्पल आपके सामने है, ये रहा आपका शाहजहां का चित्र, ठीक है ना। शाहजहां के समय में ये देख रहे हैं, ये जो बना हुआ है, ये एक तरीके से जैसे हमारे देवी देवताओं के चित्र होते हैं, उनमें पीछे एक सूरज के तौर पर दिखाया गया था, जैसे हॉलो कहते हैं, उसी तरीके का परंपरा शाहजहां ने शुरू की थी, हॉलो की, यानी कि पीछे आभा मंडल दिखाने की कोशिश, यानी कि ये भारतीय शैली का एक रूप है जिसको इन्होंने अपना लिया। तो मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे कैसे इन्होंने विकसित किया है, ठीक है ना। और इनकी काल की क्या खास विशेषता है, वो ये है इन्होंने एक मिश्रित कला को विशेष तौर पर बढ़ावा दिया है, मिश्रित चित्रकला इनकी खास बात, क्योंकि जो अच्छा हो सकता था उन्होंने उन सारी चीजों को इकट्ठा करने की कोशिश की। जैसे ध्यान रखिएगा, इन्होंने किन किन चीजों कहां से लिया, देखिए ईरान से तो लिया ही लिया, इन्होंने राजपूतों की चित्रकला अपनाई, राजपूत चित्रकला, ठीक है ना।
इन्होंने सोचिए बैक्टीरिया से अगर कोई चित्रकार है, उससे संबंधित कोई शैली है, उसको भी अपनाया। चीनी चित्रकला, बौद्ध चित्रकला, सबको इन्होंने अपनाया। यानी कि चीनी कला भी, बौद्ध कला का प्रभाव भी इन पर दिखाई देता है। तो इन सारी चीजों को इन्होंने अपना करके अपनी शैली, चित्रकला की शैली विकसित की थी दोस्तों। ओके, तो बात समझ में आ गई। तो दिल्ली सल्तनत के शासकों की चित्रकला क्यों विकसित नहीं हुई और उनकी विशेषताएं क्या थी, या उससे पहले भारतीय संस्कृति की विशेषताएं क्या है। भारतीय संस्कृति में सोचिए, जो इस्लाम में मना है वो भारतीय संस्कृति में उनको लागू किया गया, और जो भारतीय संस्कृति में अलाउ नहीं है, या कह लीजिए कि जिन चीजों की जरूरत नहीं है, हमारे ऐसा कुछ है नहीं, उनको इस्लाम में लागू किया गया। हमारे यहां लिखने की परंपरा बहुत कम है कि हम कहीं किसी दीवार पर सोचिए कि हम भागवत गीता की या रामायण की चौपाइयां लिखें, वो नहीं है। हमारे यहां चित्रों का अंकन जाता है, उसी के माध्यम से हम पूरी लीलाओं का वर्णन करते हैं, चित्रों के माध्यम से ही, और यहां पर वो सब नहीं है। ओके एवरीबॉडी, क्लियर? तो ये समझ में आ गया। तो दिल्ली सल्तनत की विशेषता है, मुगल काल की विशेषता है, मुगलों ने चित्रकला को क्यों अपनाया, इस्लाम के विरुद्ध होने के बावजूद भी क्यों अपनाया, और दिल्ली सल्तनत के शासकों ने क्यों नहीं अपनाया, सूफी संतों के होते हुए भी। तो आज का जो टॉपिक है वो यही था कि आखिर क्या चित्रकला इस्लाम के विरुद्ध है। अब ये आप डिसाइड करेंगे क्या इस्लाम के विरुद्ध है या नहीं। ये आपकी अपनी सोच हो सकती है, सबकी अपनी अपनी सोच है, ठीक है ना। मुगल शासकों ने अपने तरीके से सोचा, दिल्ली सल्तनत के शासकों ने अपने तरीके से सोचा, बस। लेकिन आज की डेट में इस्लाम में यह वर्जित नहीं है, हर कोई बना सकता है, बस पूजा नहीं कर सकता। चित्र कोई भी बना सकता है। ओके, अगली क्लास में हम लोग दोस्तों बात करेंगे मुगल शासकों की चित्रकला का विकास, कि आखिर जहांगीर का और मुगलों के समय में चित्रकला कैसे और किस तरीके से विकसित हुई, खास विशेषता क्या थी उसकी बात करेंगे। फिर राजपूत चित्रकला की तरफ जाएंगे कि आखिर राजपूतों ने इतने विस्तार में, राजपूत कला में इतना विस्तार कैसे दे दिया, किस तरीके से दिया, उन सब पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर चर्चा करेंगे। जैसे ये रही राजपूतों की शैली में बूंदी शैली, कोटा, किशनगढ़, जयपुर, बीकानेर, मारवा शैली, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और जिन लोगों को मुझसे कांटेक्ट बनाना है, कांटेक्ट रखना है, मुझसे जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की पढ़ाई से संबंधित कोई दोस्तों कोई भी डाउट है, कोई भी चीज है, यू कैन आस्क डायरेक्ट मुझसे। टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, मेल आईडी के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी तरह की पढ़ाई से संबंधित कोई भी समस्या है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी तरह की आप परेशानी मत समझिएगा, मैं आपके साथ हूं, आपके सिलेक्शन के लिए, आपके सिलेक्शन तक। उसके बाद जरूरत नहीं है आपको, उसके बाद तो आप खुद सक्षम हो जाएंगे। और ये मेरा कोड है MK Live, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। बस आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझसे जुड़िए, अपनी पढ़ाई से संबंधित समस्याओं का समाधान कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी डाउट है आप मुझसे कांटेक्ट करिए, ठीक। चलिए, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।